नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और कोरोना जिसने पूरे देश में अपना कहर बरपाया हुआ है, हम यानी कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा है ताकि आप लोगों की मदद हो सके। आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रही हैं गायनोकोलॉजिस्ट यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति बिंदल। और आप भी फ़ोन कर सकते हैं कार्यक्रम के दौरान। डॉक्टर ज्योति बिंदल से आप भी सवाल पूछ सकते हैं। तो वो तमाम सवाल जो आपके मन में है वो तो मैं पूछूंगी ही, लेकिन आप भी पूछें डॉक्टर ज्योति बिंदल से। और ख़ासकर महिलाएँ कॉल करें, जो भी आपको दिक्कत है और महिलाओं की जो भी परेशानियां हैं उसको आप ज़रूर पूछ सकते हैं। डॉक्टर ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहे दिल से। आपने अपना अमूल्य समय हमको दिया ताकि लोग जागरूक हो सकें कोरोना को लेकर भी, और महिलाओं की जो समस्याएं हैं उसको लेकर भी मैं बात करूँगी। कोरोना जो जाने का नाम नहीं ले रहा है, पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये ऐसी बीमारी है हर कुछ दिन में। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आपकी चैनल को कि आपके माध्यम से लोगों की भ्रांतियां दूर कर सकूं। जी जी डॉक्टर, कोरोना के बारे में मैं जानना चाहूँगी। और ये हर कुछ दिन बाद एक नया वेरिएंट ये चिंता का सबब बना हुआ है। आलम यह है कि जब से कोरोना आया है, थोड़ा भी आपको लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है या थोड़ी खांसी जुकाम है, तो लोगों को लगता है अब हम कोरोना की चपेट में आ गए। और ये आलम अब तक है जब बहुत सारे लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोजेज लग चुकी हैं। थर्ड लहर की बात कर रहे हैं, डेल्टा प्लस आ चुका है। महिलाओं के बारे में जानना चाहूँगी, कैसे महिलाओं को अपना ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। हर वर्ग के बारे में जानना चाहूँगी महिलाओं के। तो सर्वप्रथम मैं महिलाओं की बात करूं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं सभी सामान्य वर्ग के जैसी ही हैं, और जो हमारे 3 मैंडेटरी प्रिकॉशंस हैं वो हर महिला को लागू करने हैं अपने ऊपर। पहली बात, मास्क का उपयोग। दूसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि 2 व्यक्तियों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, बार बार साबुन से हाथ धोना। मैं सैनिटाइज़र से भी ज़्यादा साबुन से हाथ धोने को महत्व दूंगी। मास्क का उपयोग, जैसा हम कहते हैं आजकल, डबल मास्क यूज़ करिए। अगर आपके पास कपड़े के मास्क हैं तो वो 2 लगा सकते हैं। अगर आपके पास सर्जिकल मास्क है तो अंदर सर्जिकल मास्क लगाइए और बाहर कपड़े का मास्क लगाइए। और ये कपड़े का मास्क रोज़ धोइए और उसको सूरज की धूप में सुखाइए, प्रेस करिए जहाँ तक हो सके, और फिर दोबारा इस्तेमाल करिए। सर्जिकल मास्क किसी भी हालत में हमें धोना नहीं है, लेकिन अगर डबल मास्क के साथ सर्जिकल मास्क यूज़ किया जा रहा है तो विशेषज्ञ ये कहते हैं कि इसे 5 बार यूज़ किया जा सकता है। पर बहुत महत्वपूर्ण बात है सोशल डिस्टेंसिंग। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, अपर मिडिल क्लास के लिए एयर कंडीशनर कमरों में रहना एक प्रचलन बन गया है। मैं एक विशेष हिदायत देना चाहूँगी कि यदि आप एयर कंडीशनर चला भी रहे हैं तो भी अपने खिड़की दरवाजे खुले रखें ताकि अंदर की हवा संक्रमित होकर वहीं सर्कुलेट ना हो। एरोसॉल्स, ड्रॉपलेट्स को बाहर जाने का मौका मिले, बाहर की फ्रेश हवा को आने का मौका मिले। यदि आपके परिवार में कोई भी ऐसा कार्यक्रम है जिसमें अधिक लोगों की उपस्थिति होनी है शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार भी, तो कोशिश करिए कि वो एक्टिविटी आउटडोर में हो, यानी कि खुली स्थान में हो। ये एक बहुत ज़रूरी है जिसमें महिलाएं एक बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। महिलाएं, मैं ऐसा मानती हूँ कि अपने परिवार की धुरी होती हैं, और अगर वो बार बार टोकेंगी अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, घर में काम करने वाले स्टाफ को कि उन्हें मास्क नहीं उतारना है, तो कोई कारण नहीं है कि वह परिवार स्वस्थ ना रहे। तो महिलाओं को दखल अंदाजी करने की डॉक्टर ज़रूरत है और बार बार रोकने टोकने की ज़रूरत है। हालांकि महिलाओं के लिए तो यही कहा ही जाता है कि बहुत टोकती हैं, बहुत रोकती हैं, तो अब थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है, भले ही कोई कुछ भी सोचे। एक महिला अपने पूरे परिवार का ख्याल रखती है, अपना ख्याल नहीं रखती। एक नई जी, अगर उस महिला के आसपास के सभी लोग मास्क पहने हुए रहेंगे,
अगर उसके घर में आने वाला हर बाहरी व्यक्ति बिना मास्क के एंटरटेन नहीं होगा तो महिला का ख्याल अपने आप लग जाएगा। जो सब्जी और फल बाहर से आ रहे हैं उनको अच्छे से धो के, सैनिटाइज़र यूज़ नहीं कर सकते लेकिन अच्छे से धो सकते हैं और उसके बाद ही उसको उपयोग करेंगे तो वो एक परिवार के लिए स्वस्थ माहौल बनाएगा। एक बहुत नई चीज़ जो अभी भारत सरकार ने लागू की है उस पर आपका ध्यान बटाना चाहूँगी और वो है प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन। यद्यपि गायनेकोलॉजिस्ट की सबसे अग्रिम संस्था फॉक्सी, फेडरेशन गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक गायनिक सोसाइटी ने बहुत पहले ही बता दिया था कि प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन पूर्णतः सेफ है, लेकिन अब भारत सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है और मैं हर गर्भवती महिला को सलाह देना चाहूँगी कि वे अपने निकटतम टीका केंद्र में जाएं और कोविड का वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इस वैक्सीन से उनके ऊपर, उनके गर्भ में रहने वाले शिशु पे कोई भी अतिरिक्त साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए टीका पूर्णतः सुरक्षित है और उन्हें लगवाने की ज़रूरत है। डॉक्टर, अब तक तो अगर महिलाएं लगवाना भी चाह रही थी तो उनको मना कर दिया जा रहा था। अगर हम जी तो अब गर्भवती महिलाओं के लिए ये रास्ता खुल गया है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारतवर्ष में प्रति वर्ष लगभग 1,42,00,000 महिलाएं गर्भ धारण करती हैं। तो ये एक बड़ी संख्या है जो अभी तक टीकाकरण से वंचित था और अब हम सभी गर्भवती महिलाओं को आपके माध्यम से ये एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अर्लीस्ट टीका लगाएं। एक और बात मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगी कि अगर किसी महिला को कोविड हो जाता है गर्भावस्था में तो वो टीका डिलीवरी के बाद लगवाए। गर्भावस्था में यदि ऑलरेडी उसको कोविड का बीमारी हो चुकी है और वो उससे स्वस्थ रूप से बाहर आ गई है तो अब उसको टीका डिलीवरी के बाद ही लगवाना है। ये एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन आई है अभी। खान पान के बारे में जानना चाहूँगी डॉक्टर, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और खान पान ही है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है, उसे स्ट्रॉन्ग करता है। मेरा पहले भी यही सवाल था कि जो महिलाएं होती हैं वो सबका तो बहुत ख्याल रखती हैं, पूरे परिवार का, सबके खाने पीने का, सबकी पसंदीदा चीज़ें। और कोरोना में जब लॉकडाउन था तब तो घर की जो महिलाएं थी वो कुछ ना कुछ डिश बनाने में ही बिजी रहती थी, लेकिन इन सब के चक्कर में वो अपना ख्याल नहीं रखती। आपने भी अक्सर देखा होगा महिलाओं को, बासी रोटी पड़ी है, कोई नहीं, एक रोटी से काम चला लेंगे या 2 रोटी से काम चला लेंगे, बाकियों के लिए बना दिया लेकिन नहीं बचा तो ये खा लेते हैं, या कुछ भी थोड़ा बहुत खा के अपना पेट भर लिया। बहुत कम महिलाओं को मैंने देखा है कि एक संतुलित भोजन और उनकी थाली हर तरीके से कलरफुल हो और वो ऐसे खाना खाएं। लेकिन अब कोरोना है तो अब कोताही बरतना मुझे लगता है बहुत ही गलत होगा। अब कोई कोताही, माफ़ कीजिएगा, नहीं बरतनी होगी। तो अब क्या करना चाहिए महिलाओं को और कैसे अपने आहार का ख्याल रखना चाहिए? कोरोना में हमें मालूम है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है विटामिन्स और प्रोटीन्स। तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे दाल, तो हम हर महिला को ये एडवाइस देंगे कि जब खाना पकता है घर में और दाल पक रही है तो वो अपने लिए 2 कटोरी दाल अलग रख लें। स्प्राउटेड मूंग मोठ, ये महिला के लिए एक अच्छा साधन है प्रोटीन्स का। और मैं तो ये एडवाइस करूँगी कि वो घर में रोज़ नाश्ते में बनाए कोई ना कोई वैरायटी इसकी, ताकि पूरा परिवार भी खाए और वो स्वयं भी खाएं। फल खाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ओवरऑल ये मानना है कि जो भोजन वो अपने पूरे परिवार को दे रही हैं उसमें से पूर्व नियोजित रूप से वो एक हिस्सा अपने लिए रख लें। जैसे कि हम भगवान को भोग लगाते हैं तो सबसे पहले उनके हिस्से का खाना निकाल देते हैं। इस कोविड परिस्थिति में महिला का रोल भगवान से कम नहीं है परिवार में, क्योंकि अगर महिला सुरक्षित नहीं होगी तो उसके परिवार को कौन देख रेख करेगा, कौन उसके बच्चों को देखेगा, कौन उसके पति को देखेगा, कौन उसके सास ससुर को देखेगा जिनको देख रेख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वैसे तो महिला हमेशा ही
परिवार का सबसे मुख्य व्यक्ति होती है, लेकिन कोविड टाइम में महिला ही है जो अपने पूरे परिवार को एक संबल, एक स्वस्थ और एक उचित वातावरण दे सकती है। तो मैं सभी महिलाओं से आग्रह करूंगी कि वो इस कोविड में अपने आप को एक विशिष्ट व्यक्ति माने और अपने हिस्से का खाना ज़रूर खाएं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यानी कि घर की लक्ष्मी को अपने आप को भी बहुत स्वस्थ रखने की ज़रूरत है और अपना संतुलित आहार खाने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारी महिलाएं घर की लक्ष्मी को अपने आप को लक्ष्मी मानना पड़ेगा। जी जी। बहुत सारी महिलाएं हैं डॉक्टर जिनको कोविड हुआ, दूसरी लहर में तो बहुत लोग चपेट में आए। घर की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं रहीं, भले ही वो घर से बाहर जाती हों या नहीं जाती हों, इसका भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब पोस्ट कोविड क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत देखने को मिले, आफ्टर 30s तो काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, तो अब कैसे ख्याल रखें? अब क्या क्या आहार अपनी डाइट में शामिल करें? कुछ को इंसोमिया हो गया, कुछ को की शुगर हाई हो गई, ये सारी समस्याएं फेस करनी पड़ी हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि जहाँ मैं वर्तमान में कार्यरत हूँ, मैं अरबिंदो यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हूँ और हमने यहाँ एक विशेष रूप से पोस्ट कोविड वार्ड और पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट का प्लान शुरू करा है। हम इस वार्ड में मरीजों को न केवल मेडिकल सुविधा देते हैं पर फिजियोथेरेपी कराते हैं, योगा कराते हैं, म्यूज़िक थेरेपी देते हैं, पूरा न्यूट्रिशनस डाइट बताते हैं। तो ये सब पोस्ट कोविड मैनेजमेंट का हिस्सा है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत हेवी एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि याद रखिए कोरोना या कोविड की बीमारी में छोटे छोटे खून के थक्के ऑल ओवर बॉडी होते हैं जिनको डिज़ोल्व होने में, सर्कुलेशन में आने में समय लगेगा। तो हमें ज़रूरी है, और ये छोटे छोटे थक्के चाहे हमारा हार्ट हो, चाहे हमारी किडनी हो, चाहे हमारे लंग्स हो, चाहे हमारे पैरों की वेसल्स हो, इन सब में होते हैं। तो हमें धीरे धीरे एक्सरसाइज, वेरी सॉफ्ट स्मॉल पोर्शंस ऑफ एक्सरसाइज करनी है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना है। इसमें सबसे अच्छा स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ फ्रेश एयर लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, माइल्ड वॉकिंग इम्पॉर्टेंट है और छोटी छोटी एक्सरसाइजेस जो हम लोग बहुत रूटीनली सिखा रहे हैं अपने मरीजों को, वो करना ज़रूरी है। हम ये ना सोचें कि हमें कोविड से ठीक हो गए हैं तो हमें तुरंत एक्सरसाइज करके अपनी इम्यूनिटी और बढ़ानी है, ये गलत होगा। लेकिन हमें अपनी डाइट में कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे विटामिन सी, विटामिन डी और केवल एक बैलेंस्ड मात्रा में जिंक की अधिकता भी हमारे लिए नुकसानदायक होगी। तो ये सब चीज़ें अगर हम रूटीन में लें तो हर महिला अपने आप को कोविड के बाद स्वस्थ रख सकती है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा मैं उन लोगों के लिए जानना चाहूँगी, क्योंकि कोविड के आने के बाद लोग हॉस्पिटल का चक्कर लगाने से बहुत डरते हैं। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं ऑलरेडी, उनको तो मजबूरी है, भले ही वो डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लें, आपके बहुत सारे आपके पास ऐसे केसेस होंगे, लेकिन अल्ट्रासाउंड इन सब के लिए जाना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग इस डर से उन्होंने फैमिली प्लानिंग अभी सोचा कि हम 2-3 साल के लिए इसको टाल दें, क्योंकि ऐसे में हॉस्पिटल के चक्कर लगाना दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है, दोनों या तीनों के लिए, माँ के लिए, बच्चे के लिए और जो उनके साथ डॉक्टर के पास जाएंगे उनके लिए भी, क्योंकि नहीं पता कहाँ किसको कोरोना हो। तो अब क्या इस डर को छोड़ देना चाहिए? बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई और उन्होंने ये डर उनका सामने आया। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी कि हमें इस डर को छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम डरेंगे नहीं, हम अपना बचाव नहीं करेंगे। मेरा सिर्फ और सिर्फ आग्रह यही है कि अगर हम डॉक्टर के यहाँ जाएं तो हम ये इंश्योर कर लें कि हम मास्क पहने हों और हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। हम इवन अल्ट्रासाउंड के लिए, अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर्स भी इस बात का आजकल पूरा ख्याल रख रहे हैं कि प्रत्येक मरीज के बाद पूरी टेबल सैनिटाइज होती है और मरीजों को वेटिंग रूम में डिस्टेंसिंग करके बिठाया जाता है। बल्कि बहुत सारे डॉक्टर्स तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट
डिस्टेंस से देते हैं। यदि एक को 3 बजे का दिया है अपॉइंटमेंट तो दूसरे को 3:30 का देते हैं, ताकि बीच में गैप रहे। इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग करके ही जांचें कर रहे हैं डॉक्टर्स। और अगर कोई ऐसे स्थान पे आप जा रहे हैं जहां इसका पालन नहीं हो रहा, तो मेरी सलाह है कि वहां ना जाएं। आपको भी ये ध्यान रखना है अपना कि आप ऐसी जगह जाएं जहां पे कि सारे कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन हो रहा हो। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे हम लोग रूटीन में महिला का एक निश्चित समय में अल्ट्रासाउंड कराते थे, वो उतना ज़रूरी नहीं है। और हम अपने ऑनलाइन कंसल्टेशन डॉक्टर्स के माध्यम से, अगर हमारी प्रेगनेंसी हर तरह से नॉर्मल है, तो हम उसका गैप भी बढ़ा सकते हैं अल्ट्रासाउंड का। जैसे कि अगर हमारी उम्र 30 साल से कम है, जैसे कि अगर हमें साथ में डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, या और कोई बीमारी जिसे हम कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं, या प्रेगनेंसी एसोसिएटेड डिजीज़ कहते हैं, या हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं, अगर ऐसी चीज़ हमारे में नहीं है तो हम डॉक्टर की सलाह से उस अल्ट्रासाउंड का कि 2 अल्ट्रासाउंड के बीच का इंटरवल आराम से बढ़ा सकते हैं। हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों का अपने घर में ख्याल रखना है और हम अल्ट्रासाउंड का इंटरवल बढ़ा सकते हैं। तो प्लान किया जा सकता है, जो लोग इस चीज़ से घबरा रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे या फिर हमें बार बार अल्ट्रासाउंड के लिए जाना होगा, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रख के प्लान किया जा सकता है। अब आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो या फिर सिजेरियन हो डॉक्टर, तो बहुत दिक्कत होती है। ऑब्वियस है, एक तो ब्लड का बहुत लॉस होता है, दूसरा जो महिला है वो बहुत वीक हो जाती है आफ्टर डिलीवरी। तब कैसे ख्याल रखें, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर रहेगा और उस टाइम पे कोरोना के टाइम पे ज़रूरत है कि इम्यून बहुत आपका अच्छा रहे। तो आप क्या क्या खाएं, कैसे ख्याल रखें अपना भी और बेबी का भी? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आफ्टर डिलीवरी हमें ये ध्यान रखना है कि महिला अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड जरूर करे। ब्रेस्ट मिल्क सबसे बड़ा बच्चे में इम्यूनिटी का स्रोत होता है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि महिला खुद कोविड पॉजिटिव है और उसने डिलीवर किया, तो भी वह बच्चे को, ऐसे बच्चे को हम महिला के साथ नहीं रखते, लेकिन फीडिंग के लिए प्रॉपर महिला मास्क पहन के बच्चे को फीड करा सकती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ना केवल बच्चे के लिए बट महिला के लिए भी, क्योंकि इससे, ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चेदानी को सिकुड़ने में मदद मिलती है और महिला को पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशंस कई हद तक कम होने में मदद मिलती है। जो हम नॉर्मल पोस्ट नेटल डाइट बताते हैं, यानी कि ऐसी डाइट जिसमें आयरन अच्छी मात्रा में हो, जिसमें मरीज को कैल्शियम मिले, यानी कि दूध, प्रोटीन्स, वो सारी डाइट कोविड हो या ना हो महिला को लेनी है पोस्ट नेटल पीरियड में। पोस्ट नेटल की जो हम एक्सरसाइजेस बताते हैं वो ऑलरेडी इतनी माइल्ड होती हैं कि वो पोस्ट कोविड पेशेंट में की जा सकती हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक कोविड के माहौल में डिलीवरी के बाद का माहौल एक नॉर्मल नॉन कोविड टाइम्स के जैसा ही है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। महिला को अपना ध्यान पहले से ज़्यादा रखना है कि उसके पास कोई बाहरी एलिमेंट्स ना आए। उसके पास, जैसे पुराने ज़माने में मालिश वाली बाइयाँ आ जाती थी या कुछ बाहर की रिश्तेदार आ जाते थे बच्चे का मुंह देखने, बच्चे को गिफ्ट देने या महिला को बधाई देने, कोविड टाइम में हमें इन सब को अवॉइड करना है। हमें कोशिश करना है कि ऐसे लोग थोड़े से डिस्टेंस में आएँ, या उनसे कहा जा सकता है कि थोड़ा बच्चे को बड़ा होने दीजिए फिर अपन मिलेंगे। जहाँ तक हो सके हमें सोशल मिंगलिंग अवॉइड करनी है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले तो लोग आ जाते थे बच्चे को देखने के लिए और बच्चे को दुलार करने के लिए, लेकिन अब इस चीज़ को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर, आज के परिवेश की अगर हम बात करें, महिला जो भी खाएगी उसका बच्चे पर असर पड़ेगा, ये बहुत जाहिर सी बात है। अच्छा, कोरोना टाइम पे जैसे एक तो आपने एसी के लिए कहा है कि एसी अगर हम चलाते भी हैं, क्योंकि डॉक्टर बहुत गर्मी है आजकल, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ऐसे में जो लोग एसी के आदी हैं
उनके लिए एसी छोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो क्या करें ऐसे में? जैसे मैंने कहा, एसी चलाएं लेकिन दरवाजे खिड़कियां खुली रखें। इससे फ्रेश एयर का वेंटिलेशन होगा और कमरे के अंदर ही हवा सर्कुलेट ना होगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बताना चाह रही हूँ, जिसके बारे में बहुत न्यूज़ में आया है, मीडिया में भी आया है, और वो है ब्लैक फंगस की बीमारी। तो ऐसी कोई भी महिला जिसे हमने ये देखा है, अगर हम इंदौर शहर के आंकड़े लें तो यहाँ लगभग 1200 से ऊपर के केसेस हमने ब्लैक फंगस के देखे हैं, जिसमें से 700 से के लगभग केसेस एमजीएम मेडिकल कॉलेज में हैं, वो आए हैं, और अरबिंदो मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 200 से ऊपर केसेस हमने भी यहाँ देखे हैं। तो अगर हम ब्लैक फंगस की बात करें तो ये हमने देखा है कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स में अधिकतम है। अगर हम आज की बात करें इंदौर में, तो जो भर्ती मरीज हैं, लगभग 500 से ऊपर के मरीज भर्ती हैं, उनमें से लगभग 350 मरीजों में पूर्व में कोरोना होना पाया गया है। तो ये एक कह सकते हैं कि ये एक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है, और ये सच में अवॉइडेबल भी है और नॉर्मल से थोड़ी भयानक स्थिति में लाती है मरीज को। तो ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन से बचना है, और ये अधिकतर उन मरीजों में देखा है जिनमें ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यहाँ मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि ऐसे मरीज जिनमें पोटेंशियल है डायबिटीज़ होने का भविष्य में, उनकी ये डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में अनमास्क हो जाती है, यानी कि नॉर्मल कोर्स में वो नॉन डायबिटिक हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में वो डायबिटीज़ दिखाते हैं, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। प्रेगनेंसी ओवर होने के बाद उनकी ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाती है। ऐसे मरीज 100% अगले 10 सालों में डायबिटीज़ शो करेंगे, यानी कि ये पोटेंशियली डायबिटिक पेशेंट है, और इनमें सभी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन होने का ज़्यादा डर है। तो एक इम्पॉर्टेंट जांच जो हमें प्रेगनेंसी में वैसे भी करानी होती है, लेकिन कोविड टाइम में ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है ब्लड शुगर के लेवल्स। तो ये जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिलीवरी के दौरान, पहले और डिलीवरी के बाद। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ध्यान हमें रखना चाहिए। और पुराने ज़माने में जो लड्डू खिलाने की बहुत इम्पॉर्टेंट प्रथा थी, मैं अपने सभी मरीजों को, सभी प्रेग्नेंट महिलाओं को और सभी महिलाओं को एक तरह से आगाह करना चाहूँगी कि शुगर का इस्तेमाल कम करें, स्पेशली कोविड टाइम्स में। डॉक्टर, एक सवाल और, वो ये कि ब्लैक फंगस, हरी सब्जियाँ, फल, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ब्लैक फंगस की आपने बात की, क्योंकि पोस्ट कोविड बहुत देखने को मिल रहा है। हालांकि ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके लिए भी स्पेशलिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। एक चीज़ और बची है, वो है वैक्सीन। मैं चाहूँगी आप अपील करें कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं। हालांकि मैं एमपी की बात करूँ और इंदौर की बात करूँ तो लोग काफ़ी जागरूक हैं, वहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवा रहे हैं। महाअभियान भी वहाँ पर चलाया गया था। तो आप अपील करें कि लोग वैक्सीन लगवाएं, और जो भ्रांतियाँ लोगों के मन में हैं, जो अफवाहें लोगों ने सुनकर उन पर विश्वास कर लिया है, उसको मन से दूर करें। मुझे इंदौर के मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे गर्व है कि हमने 24 लाख से ऊपर लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है फर्स्ट डोज, और ये जागरूकता ही कहीं ना कहीं इंदौर को फिर से वैक्सीनेशन में भी नंबर 1 लाएगी। जब हम वैक्सीनेट हो जाते हैं, चाहे हमें दोनों डोज लगे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि हम केवल अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं, यानी कि अगर इसके बाद हमें कोरोना होगा, और वैक्सीनेशन कोरोना का प्रिवेंशन नहीं है, यानी कि वैक्सीनेटेड व्यक्ति को भी कोरोना हो सकता है, लेकिन उसकी सीवियरिटी, उसकी गंभीरता बहुत हद तक कम हो जाती है। लेकिन जब आप वैक्सीनेट अपने आप को करा रहे हैं, तो आप केवल अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं, आप समाज को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं। समाज जब भी सुरक्षित होगा जब आप मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार
हाथ धोने के, ये तीनों कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करेंगे। तो आपकी जिम्मेवारी है अपने आप को सुरक्षित रखना और साथ ही समाज को भी सुरक्षित रखना। तो वैक्सीनेशन, अगर हर व्यक्ति वैक्सीनेट हो गया तो कोई भी व्यक्ति असुरक्षित नहीं रहेगा। हर व्यक्ति एक तरह से इस गंभीर बीमारी से अपने आप को बचा पाएगा। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी जानकारी थी डॉक्टर, आपने बहुत सरल भाषा में, मुझे लगता है हर किसी को समझ में आया होगा। महिलाओं के लिए ये ख़ास तौर पर आज का मैं शो कहूँगी, क्योंकि महिलाओं को बहुत अच्छे और सुंदर ढंग से आपने समझाया कैसे अपना ख्याल रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर, तहे दिल से शुक्रिया, आपने अपना अमूल्य समय दिया। और इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों की लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।